बच्चों, आज का टॉपिक का नाम है असामान्य अणुभार। असामान्य अणुभार। तो क्या होता है कि अभी हमने जो पढ़ा, जो हमने जितने भी अणुसंख्यक गुण पढ़े, उन सब का उपयोग किया जाता है विलेय का अणुभार ज्ञात करने में। अणुसंख्यक गुणों का उपयोग विलेय का अणुभार ज्ञात करने में किया जाता है। हमने वार्ता में अपेक्षिक अवनमन में भी पढ़े, उसके बाद क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। अब ये जो है, इन सभी का उपयोग विलेय का अणुभार ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब जैसे हमने इस विधि से, देखो इस विधि से हमने विलेय का अणुभार ज्ञात किया। हमने क्या किया? इस विधि से विलेय का अणुभार वो निकला कोई भी एक विलेय है जिसका अणुभार निकला 80। अब हमने इसका जो और दूसरी विधि है, सामान्य विधियां हैं, उनके द्वारा इसका अणुभार ज्ञात किया। अब यदि ये 80 आ जाता है तब तो ठीक है, ये सामान्य है, परंतु यह देखा गया है कि उन अणुसंख्यक गुणों द्वारा ज्ञात किए गए अणुभारों के मान कई बार अन्य विधियों द्वारा ज्ञात किए गए अणुभारों के समान नहीं होते। जब सामान्य, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? असामान्य अणुभार। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या हुए? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एक होता नॉर्मल, एक होता एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब जो सामान्य से अलग। यदि और दूसरी विधियों से अणुभार 80 निकला, इस अणुसंख्यक गुणों से भी 80 निकला, तो हम कहेंगे कि ये अणुभार कितना है? सामान्य है। पर यदि इससे 80 निकला और पता लगा कि दूसरी जो विधि है उससे निकल रहा है 160, मतलब एक्चुअल में उसका अणुभार है 160, पर जब इससे हमने निकाला तो ये निकला 80। अब क्या हुआ कारण कि निकलना था 160 और निकला 80। देखो अब ऐसा समझना कि जो अब यानी क्या हुआ? एक चीज, नंबर 1 पहला हुआ विलेय का वियोजन। विलेय का वियोजन मतलब जैसे हमने नमक को पानी में घोला, तो जब नमक को पानी में घोलेंगे तो हम ये मानेंगे कि इस ये जो है एक NaCl पानी में घुलने पर एक NaCl देगा, परंतु वास्तव में जब इसको पानी में घोलेंगे तो एक NaCl दो कण देगा, एक Na+ और एक Cl-। तो क्या होगा? कणों की संख्या ज्यादा आएगी, और जब कणों की संख्या ज्यादा आएगी तो अणुसंख्यक गुण का मान भी ज्यादा आएगा। देखो क्या हुआ कि प्राय ये देखा गया है कि जो अणुसंख्यक गुण का उपयोग विलेय का अणुभार ज्ञात करने में किया गया है, परंतु ये देखा गया है कि अणुसंख्यक गुण द्वारा ज्ञात किए गए अणुभारों के मान सदैव अन्य विधियों द्वारा ज्ञात किए गए अणुभारों के समान नहीं होते हैं। इसे हम असामान्य अणुभार कहते हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के क्या कारण हो सकते हैं? तो पहला हुआ विलेय का वियोजन, मतलब हमने जिस चीज को पानी में घोला या किसी विलायक में डाला, वो वैसे तो देखो वैसे तो क्या थी? उस 160 के बराबर थी, पर जब उसको हमने विलेय किया, देखो इसमें ये बात तो तय है कि क्या करना पड़ेगा? कोई भी चीज को घोलना पड़ेगा, चाहे हम पानी में घोलें, चाहे हम बेंजीन में घोलें, चाहे हम किसी भी चीज में। जब हमने उसको घोला तो क्या हुआ? ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए, 80-80 के 2 में टूट गए। तो जब ये 80-80 के 2 में टूटे, तो देखना जब 80-80 के 2 में टूटे तब क्या हुआ कि कणों की संख्या बढ़ गई। कणों की संख्या जब कणों की संख्या बढ़ी तो क्या होगा? जब कणों की संख्या बढ़ेगी तो अणुसंख्यक गुण का मान ज्यादा आएगा। देखना, समझना, अणुसंख्यक गुण का मान ज्यादा आएगा। अब देखो कोई भी अणुसंख्यक गुण ले लेता हूं मैं, पाई V बराबर WB/MB गुणित RT। देखो थोड़ा सा देखो बेटा, ये जो है ये सबसे कठिन टॉपिक है। इस पे 2 न्यूमेरिकल 2009 में पूछे गए हैं MP बोर्ड में।
बट एक बात और बताऊं, ये इस समय जो सीबीएसई से ये जो कोरोना के कारण जो चैप्टर कम हुए हैं उसमें ये चीज बाहर निकाल दी है, पर ये हमें जानना जरूरी है क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पर कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, अच्छा कठिन क्वेश्चन बनता है और थोड़ी प्रैक्टिस रहेगी तो वो आप कर सकते हो। कठिन है नो डाउट, एक बार में ज्यादा अच्छे समझ में नहीं आएगा, मैं कोशिश करूंगा और आपको पढ़ाएंगे और इसकी प्रैक्टिस देंगे क्योंकि ये आज ये अपना ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद अब इसकी हम चालू करेंगे कॉम्पिटिटिव 5, उसमें ज्यादा पढ़ाना है, इसमें फिर भी मैं तुमको 1-2 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। ठीक, देखो अब क्या हुआ कि ये देखो अणुसंख्य गुण ये है और ये अनुभार, अनुभार जितना ज्यादा होगा अणुसंख्य गुण का मान उतना ही कम होगा, अनुभार जितना ज्यादा होगा, देखो ये क्या दिख रहा है, अणुसंख्य गुण जो है वह अनुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो क्या हुआ, हम पढ़ रहे हैं असामान्य अनुभार, फिर से एक बार अणुसंख्य गुण का उपयोग हम विलेय के अनुभार के निर्धारण में करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्मों का उपयोग विलेय के अनुभारों का निर्धारण में किया जाता है, परंतु यह देखा गया है कि जबकि अणुसंख्य गुणधर्मों द्वारा ज्ञात किए गए विलेय के अनुभारों के मान अन्य विधियों द्वारा ज्ञात किए गए अनुभारों के मान के समान नहीं होते हैं, इसे हम असामान्य अनुभार कहते हैं। ये क्या हुआ, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब जब असामान्य है तो इसका कारण क्या हुआ, विलेय का वियोजन, विलेय का वियोजन, विलेय क्या है, आयनिक यौगिक है, जैसे वो NaCl है, BaCl2 है, AlCl3, ये क्या होगा, ये 1 2 में टूट जाएगा, ये 2 ये 1 Na+Cl- 2 में टूट जाएगा, BaCl2 ये Ba+2 और 2 Cl- में टूट जाएगा, ये तो इन्हें क्या होगा, ये कणों की संख्या इसमें बढ़ जाएगी, तो जब कणों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, अणुसंख्य गुण का मान कम आएगा, अणुसंख्य गुण का मान कम आएगा, अणुसंख्य गुण का मान ज्यादा, देखो कणों की संख्या बढ़ी, हमारा नाम ही क्या है, वे गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, कणों की संख्या जितना ज्यादा होगी अणुसंख्य गुणों का मान उतना ही अधिक होगा, तो जब कणों की संख्या ज्यादा होगी तो क्या होगा, कणों की संख्या अणुसंख्य गुण का मान ज्यादा तो विलेय का अनुभार कम आएगा। हमने सोचा था कि होना चाहिए था 160 पर निकला कितना 80। मतलब देखो फिर से एक बार छोड़ो, कोई बड़ी चीज 1 किलो का एक गुड़ का भेला है, इसको अपन ने फेंका, एक गुड़ का भेला हमने इसको फेंका, तो क्या हुआ कि हमने घर पर नापा था, तो घर पर नापा था तो वो 1 किलो का निकला था, 1 किलो का था, इसको मैं 160 की जगह कर दिया, 1000 ग्राम का हमने एक बड़ी गुड़ की भेली लेकर आए। अब हमने कहा हमने ये भैया 1000 ग्राम की है, पर हम जब हम उसको दूसरी बार हमने घर जाके नापा तो देखा कि नहीं भैया ये तुम तो 1000 ग्राम की लाए थे, ये तो क्या हुआ, ये तो अब तो इसका वेट जो है वो 500 ग्राम हो गया। तो क्या हुआ, 500 ग्राम नहीं हुआ, ये 500 की 2 पार्ट में टूट गया, 500 के 2 पार्ट में टूट गया। तो एक, अब देखना, अब जरा समझना, जब ये एक था तो अणुसंख्य गुण का मान 1 के बराबर आएगा, पर अब जब ये 2 में टूट गया तो अणुसंख्य गुण का मान 2, मतलब इसका मान बढ़ जाएगा, इसका मान बढ़ेगा तो अणुभार का मान कम हो जाएगा। मतलब जब विलेय का वियोजन होता है तो क्या होगा, विलेय का जब वियोजन होता है तो कणों की संख्या बढ़ती है, फलस्वरूप अणुसंख्य गुण का मान ज्यादा आता है, जिससे विलेय का अनुभार कम आता है। विलेय का अनुभार जितना अन्य विधि से आता है, यदि उससे कम आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि विलेय का वियोजन हो रहा है, विलेय का वियोजन हो रहा है। क्या हुआ, फिर से समझो, असामान्य अनुभार, अणुसंख्य गुणों का उपयोग विलेय का अनुभार ज्ञात करने के लिए किया जाता है, परंतु यह देखा गया है कि अणुसंख्य गुणों का उपयोग करके ज्ञात किए गए विलेय के अनुभार सदैव अन्य विधियों द्वारा ज्ञात किए गए अनुभारों के समान नहीं होते, इसे हम असामान्य अनुभार कहते हैं। इस असामान्य अनुभार के 2 कारण हैं। पहला, विलेय का वियोजन, जब NaCl
PaCl2AlCl3 के समान विद्युत अपघट्य को जल में घोला जाता है तो ये आयनों में टूट जाते हैं। जब ये आयनों में टूटते हैं तो कणों की संख्या में वृद्धि होती है, फलस्वरूप अणुसंग गुणों का मान ज्यादा आता है। अणुसंग गुण का मान ज्यादा आने के कारण विलेय का अणुभार कम आता है। इसका मान जब ज्यादा आएगा तो विलेय का अणुभार कम आता है। अतः कम अणुभारों के लिए क्या कौन जिम्मेदार है? विलेय का वियोजन। अब दूसरी चीज हमने जो है 1000 किलोग्राम की 2 भेली ली गुड़ की, ये ले गए हमने, जब एक साथ रख दी। अब दूसरा क्या हुआ? दूसरा हुआ विलेय का संगुणन। नाम से स्पष्ट है कि क्या हो गया? विलेय का संगुणन हुआ। देखो दो अणु संगणित हो गए, 1 किलो की भेली मिलकर कितनी हो गई? 2 किलो की। हमने वैसे इसका अणुभार कितना निकल रहा था? एक अन्य विधि से, क्योंकि अन्य विधि में जब कर रहे थे तो एक विधि थी। जब इसको हमने इस विधि से निकाला तो चूंकि इसको देखो हमें क्या करना पड़ेगा? किसी भी चीज में विलयन बनाने के लिए उसको किसी चीज में घोलना पड़ेगा। तो जब उसमें घोला तो क्या होगा? वो एक ने दो ने मिलकर एक बना लिया। तो क्या होगा? कणों की संख्या कम हो जाएगी। जब कणों की संख्या इसका उल्टा, जब कणों की संख्या कम होगी तो अणुसंग के गुण का मान कम आएगा। अणुसंग गुण का मान जब कम आएगा तो अणुभार का मान ज्यादा आएगा। तो क्या होगा कि जब विलेय का संगुणन होता है तो विलयन में विलेय के कणों की संख्या कम हो जाती है। फलस्वरूप अणुसंग गुण का मान कम आता है। अणुसंग गुण का मान कम आने के कारण विलेय का अणुभार ज्यादा हो जाता है। मतलब दूसरे शब्दों में बिल्कुल एक लाइन में कि यदि विलेय का अणुभार ज्यादा आ रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका संगुणन हुआ है। और विलेय का अणुभार कम आ रहा है, इसका मतलब उसका वियोजन हुआ। किसमें? विलायक में घोलने पर। समझो, अब एक लाइन में विलायक में घोलने पर यदि विलेय का अणुभार ज्यादा आता है तो इसका अर्थ हुआ उसका संगुणन हुआ। और यदि इसका मान कम आता है तो इसका मतलब हुआ विलेय का वियोजन हुआ। तो ये हुआ विलेय का वियोजन और विलेय का संगुणन। अब ये विलेय का वियोजन और जो विलेय का संगुणन है बेटा, ये एक टर्म के द्वारा निकाला जाता है जिसको बोलते हैं आई। ये कहलाता है वांट हाफ गुणांक। ये कहलाएगा वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ फैक्टर। ये कहलाएगा वांट हाफ गुणांक आई। अब आई मतलब अणुसंग गुण का प्रेक्षित मान। अणुसंग गुण का प्रेक्षित मतलब हमने कहा परासरण दाब का प्रेक्षित मान। प्रेक्षित मतलब जितना बर्कले हार्डले विधि के द्वारा निकला है। और ये हुआ प्रेक्षित बटे सूत्र द्वारा गणना किया हुआ। सूत्र द्वारा गणना किया गया। तो जब आई का मान आई बराबर प्रेक्षित मान बटे सूत्र द्वारा गणना किया गया मान। तो देखो क्या है, हम पढ़ रहे हैं अब इसके बाद वांट हाफ गुणांक। ये पढ़ा हमने, वांट हाफ गुणांक। इसको प्रदर्शित करते हैं आई। ये क्या होता है? आई मतलब अणु संख्या गुण का प्रेक्षित मान बटे सूत्र द्वारा ज्ञात किया गया मान। ये जो है इन दोनों का जो अनुपात है वो कहलाता है वांट हाफ गुणांक। अब देखना है जब वियोजन होता है तो आई बराबर होता है 1 से ज्यादा। जब संगुणन होता है तो आई होगा 1 से कम। और जब कुछ नहीं होता, सामान्य है,
तो I बराबर होगा 1। अब जरा समझना है बेटा, जैसे हमने ग्लूकोज को पानी में घोला, तो ग्लूकोज जो है ना तो आयनित होता है पानी में और ना ही ये वियोजित होता है। तो ग्लूकोज के लिए I का मान होगा 1। तो 1 जब यहाँ रखेंगे तो जितना सूत्र से मान निकलेगा उतना ही प्रेक्षित मान होगा। मतलब प्रेक्षित मान और सूत्र द्वारा मान किए गए मान जो है वो बराबर होंगे। जब वियोजन होगा, जैसे हमने जब NaCl को पानी में घोला तो क्या होगा कि ये 2 आयनों में टूट जाएगा। जब ये 2 आयनों में टूटेगा तो 2 कणों की संख्या ज्यादा आएगी और प्रेक्षित मान ज्यादा होगा और सूत्र द्वारा कम। तो देखो ऊपर की चीज ज्यादा, नीचे की चीज कम। इसका अर्थ क्या हुआ? अरे अंश की चीज ज्यादा, हर की चीज कम। इसका मतलब है ये राशि 1 से ज्यादा होगी। कब? वियोजन में। संगुणन में क्या होगा? संगुणन में जो है ये अणुसंग गुण का जो है प्रेक्षित मान जो है वो कम आएगा, सूत्र द्वारा ज्यादा आएगा, इसलिए I का मान 1 से कम होगा। 60 बिल्कुल साधारण शब्दों में वियोजन में I 1 से ज्यादा, संगुणन में I 1 से कम और सामान्य में I बराबर 1। अब इसमें यदि अब जरा समझना है, ये हुआ वान टॉप गुणांक। तो वान टॉप गुणांक क्या होता है? अणुसंख्य गुण का प्रेक्षित मान तथा अणुसंख्य गुण का सूत्र द्वारा ज्ञात किए गए मान के अनुपात को वान टॉप गुणांक कहते हैं। बहुत साधारण शब्दों में प्रेक्षित बटे सूत्र द्वारा ज्ञात किया गया, प्रेक्षित बटे सूत्र द्वारा ज्ञात किया गया जो है वो कहलाता है वान टॉप गुणांक। ठीक। अब जैसे NaCl यदि ये 100% वियोजित होता है तो I बराबर होगा 2, क्योंकि ये एक Na प्लस देगा और 1 Cl माइनस। कब? ये ध्यान रखना, जब ये 100% होता है और 100% नहीं होता है तो इसके बाद क्या होती है? ये होती है वियोजन की मात्रा भी क्या होती है, अभी तुमको मैं बताता हूं। यदि BaCl2 100% आयनित होता है तो कुल कितने आयन देगा? 1 Ba+2 और 2 Cl माइनस। तो इसके लिए कुल आयन हो जाएंगे, I बराबर हो जाएगा 3। ठीक। अब इसके बाद आयनन की मात्रा और संगुणन की मात्रा। देखो भैया, आयनन की मात्रा वियोजन या आयनन की मात्रा, वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर एक सूत्र है I-1 अपान n-1। I यही है जो निकाला गया है और n NaCl के लिए 2 क्योंकि ये 2 आयन दे रहा है, BaCl2 के लिए 3 क्योंकि ये 3 आयन दे रहा है, AlCl3 के लिए 4 क्योंकि ये 4 आयन दे रहा है। ये हो गई वियोजन की मात्रा। और संगुणन की मात्रा इसको भी अपन अल्फा ही कह लो बराबर या बीटा कह लो, बराबर क्या है? I-1 अपान n-1। मतलब n की जगह केवल लिखना है 1/n-1। ये हुई संगुणन की मात्रा। इन्हीं दोनों सूत्रों पर आधारित हैं ये 2 सवाल। ठीक। पहला है, देखो अब पहला सवाल थोड़ा कठिन लगेगा, दोनों सवाल कोशिश करता हूं। 100 ग्राम जल में 1 ग्राम नमक को घोलने पर इस विलयन का हिमांक कितना हुआ? 0.604 है। तो देखो इसमें निकालना है, पहला सूत्र है I बराबर प्रेक्षित बटे सूत्र द्वारा और दूसरा सूत्र है अल्फा बराबर I-1 अपान n-1। कुछ भी नहीं करना बेटा, इससे I का मान निकालना है और यहाँ पर पुट कर देना है। अब प्रेक्षित, देखो प्रेक्षित दिया है, पढ़ो इस सवाल को, कितना? 0.604 प्रेक्षित दिया है
0.604। तो ये हो गया 0.604 बटा गणना किया हुआ। अब हिमांक में अवनमन की गणना तो बेटा होता है KF गुणित WB बटे MB गुणित 1000 बटे WA ग्राम में। अब जरा देखो क्या क्या है। तो 0.604 बटे 100 ग्राम जल में 1 ग्राम नमक। तो भैया KF बराबर 1.86, बिल्कुल सही। WB की B का मान 1 ग्राम है नमक। फिर MB IMB और 1000 और WA है 100। MB है बेटा NaCl AeNa का 23, क्लोरीन का 35.5, ये हो गया 58.5। ठीक है, ये हो गया 58.5। अब इसमें देखो कि हम ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 0.604 गुणित 58.5, ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा 1.86 इंटू 10। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आई थिंक आएगा, चेक करके देख लेना, लगभग 1.899 जाए। इसको कैलकुलेटर से गुणा करना, ये जाएगा 1.899। अब ऐसा मत सोचना कि वहां क्या कैलकुलेटर रहेगा बेटा, वहां ऐसी संख्या आएंगी जो आपस में कट जाएंगी। ठीक, इतना क्योंकि वो देने वाले सब जानते हैं। अब जब ये 1.899 आई, इसको यहाँ रखना है, बस कुछ भी नहीं करना। अल्फा बराबर 1.899 माइनस 1/2 माइनस 1, क्योंकि NaCl है तो 2 माइनस 1 मतलब इसमें से एक कटा तो बचा 0.899, मतलब पूरा हो गया 0.899। तो ये हो गया अल्फा, और परसेंटेज में अल्फा बराबर 89.9। क्यों? क्योंकि 100 का इसमें गुणा कर देंगे, कुछ नहीं करना है। प्रेक्षित बटे सूत्र या सूत्र लिख देना, सूत्र में पुट करना है। प्रेक्षित का मान ये हो गया, सूत्र का ये हो गया, इससे निकालना है आई और आई से निकालना है अल्फा। ठीक, ये हो गया पहला सवाल, करके देखना, नहीं बनेगा एक बार और बताऊंगा। ठीक, आज मेरे को ये यूनिट तुम्हारी खत्म करानी है, बिल्कुल यही का यही ये है। फिनोल को बेंजीन में घोलने पर इसके दो अणु। अब फिर वही क्या होगा कि आई बराबर प्रेक्षित बटे सूत्र और अल्फा संगुणन की मात्रा अल्फा, चाहो अल्फा कह लो चाहे बीटा कह लो, बराबर I -1/1/n-1। जब ये दो अणु जुड़ेंगे तो n का मान 2 रहेगा, जब ये 3 अणु जुड़ेंगे तो n का मान 3 होगा। ठीक, अब देखो I बराबर I का मान याद निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे है। I क्या बोल रहा है वो, फिनाइल को बेंजीन बोलने पर इसको दो संगठित होकर बड़ा अणु बना लेते हैं। चलो बना लिया। 2 ग्राम फिनॉल को 100 ग्राम जल में घोलने पर कितना हो गया, 0.69 का अवनमन, तो प्रेक्षित हो गया 0.69। सूत्र के द्वारा KF गुणित WB बटे MB गुणित 1000 बटे WA, 0.69 बटे KF ये लिखा है 5.12 गुणित WB क्या है, 2 ग्राम फिनॉल को 100 ग्राम जल में, 2 ग्राम फिनॉल को 100 ग्राम जल में। ठीक, अब फिनॉल होता है C6H5OH, एक C6 मतलब 12 72, हाइड्रोजन 5 और 1 6 और ऑक्सीजन होगा 16, 6 6 12 13 14 4 हाथ क्या है, ये हो गया 94। इसका अनुवाद हो गया 94। ये 2 जीरो से 2 जीरो जैसे उसमें कटे थे वैसे कट गए, 94 पलट के चला गया, 0.69 उसमें 58.5 कटा पलटा था, 94 बटे 5.12 इंटू 2। आई का मान आएगा, इसमें आई का मान कैलकुलेट कर लेना। ठीक, अब आई का मान कैलकुलेट करके इसमें पुट कर देना, तो अल्फा बराबर I -1 बटे अल्फा बराबर
आई माइनस वन बटे 1/n मतलब 1/2 माइनस 1। अब चलो 1 मिनट, ये आपकी कॉपी में सॉल्व है। मैं एक बार आई का मान देख लूंगा तो तुमको यहाँ रख के बता दूंगा। तो आई का मान आया है 0.633, ये आया है बेटा 0.633। तो ये आएगा 0.633 माइनस 1/-1/2 माइनस 1, नहीं 1/2 माइनस 1, दोनों माइनस के हो गए क्योंकि 0.6 में से ऋण 1 जाएगा तो भी ये ऋण का बचेगा और ये भी ऋण का बचेगा। ये भी ऋण का और ये भी ऋण का और 2 ऊपर चला जाएगा। सॉल्व करोगे तो ये जाएगा लगभग 0.73। ठीक, इसको कैलकुलेट करके देखना और यदि नहीं बने तो मैं एक बार तुमको बता दूंगा। आज ये तुम्हारा चैप्टर विलियन खत्म हो गया। अब इसके बाद हम विलियन की कॉम्पिटिटिव फाइल चालू करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।